प्रोफेसर रविकांत, जो बात प्रोफेसर शेखर कह रहे हैं, मुझे एक चीज और बताइए। जैसे विपक्ष में बहुत से लोग हैं जिनका रोल है, ममता जी का रोल है, नीतीश कुमार का रोल है, केसीआर का रोल है, अखिलेश यादव का रोल है, स्टालिन का रोल है, शरद पवार, सबका रोल है। लेकिन बीजेपी में केवल एक व्यक्ति का रोल है, मोदी जी का। अगर आज आप मोदी जी को बाहर हटा दीजिए बीजेपी से, तो शायद बीजेपी कोई स्टेट इलेक्शन भी ना जीत पाए, क्योंकि अब तो मोदी जी ही वो प्लेयर हैं जो मतलब गली क्रिकेट से लेके और टेस्ट मैच तक उनको जिता रहे हैं। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी भी कहीं उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो रही है प्रोफेसर रविकांत? क्योंकि अब मोदी जी कहाँ कहाँ क्या क्या लड़ेंगे, मैं थोड़ा इस पे भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि विपक्ष में तो एक पूरा बुके है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी जी, ओवर एक्सपोजर ऑफ मोदी जी 2024 आते आते ये कहीं बीजेपी के लिए लाइबिलिटी तो नहीं होगा प्रोफेसर रविकांत? हाँ, हो गया। यहाँ भी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। तो आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं यूट्यूब पर आप लोगों की आवाज दबाने के लिए इजराइल से फिर कोई दूसरा पेगासस खरीद लिया होगा। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि नहीं, आज सुबह से ही नेटवर्क बहुत कमजोर है, और ये कहीं भारत जोड़ो यात्रा का असर तो नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि हाँ, ये हो सकता है, ये सारे खेल हो रहे हैं, तो इसमें यहाँ भी प्रॉब्लम आशंका हम लोगों की निर्मूल भी नहीं हो रहा है। जी जी। तो मेरी आवाज आ रही हो तो मैं कंटिन्यू करूं? हाँ बिल्कुल ठीक अच्छा, से। जी जी। तो जो आपने 2-3 नाम अभी लिए हैं, मैं उनके संदर्भ में भी बात करूंगा, लेकिन जो आपका मूल सवाल है कि नरेंद्र मोदी क्या लायबिलिटी तो साबित नहीं होंगे बीजेपी के। देखिए, एक तो पहली बात ये है कि खुद नरेंद्र मोदी ने अपना ब्रांड तैयार किया है, वो कारपोरेट के जरिए और हिंदुत्व के अपने जो 2002 में जो उन्होंने किया, और भी अमित शाह ने जिस पर बोला कि हमने सबक सिखाया, तो वो अपना ब्रांड उन्होंने खुद तैयार किया। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो हरफन मौला खिलाड़ी है, वो हर गेम को अपने पास रखते हैं। वो हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में भी चले जाते हैं, और लोकसभा चुनाव में तो होते ही हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका ब्रांड कमजोर होगा, मोदी जी की एज से फर्क नहीं पड़ने वाला है कि उनकी एज बढ़ रही है, जैसे उनका ब्रांड कमजोर होगा, मोदी जी बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होंगे, वो लायबिलिटी साबित होने लगेंगे। और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और खुद को पर्याय बना लिया है, अभी जो शरद प्रधान जी कह रहे थे कि इस समय बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी है, तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी का जैसे ही ब्रांड कमजोर होगा, उनकी जो मास अपील है वो कमजोर होगी, और जो सच्चाइयां हैं जिनको उन्होंने बोला, जो लोगों तक आज पहुंच गई हैं कि आपने कितने करोड़ रोजगार दिए, कितने लोगों के खाते में पैसा गया, बेरोजगारी का आलम क्या है, वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे लोगों को वो सच्चाइयां पता चल रही हैं कि हमसे झूठ बोला गया, हमसे छल किया गया, और साथ ही साथ वो ओबीसी के लीडर बनकर के आए थे, वो अपने आप को कभी दलित भी कह सकते हैं, और कभी आदिवासियों के अगर उसमें होंगे तो वो आदिवासी भी अपने आप कम से कम बना तो सकते ही हैं उस समय गेटअप में। तो जैसे जैसे आदिवासियों पर हमले बढ़ रहे हैं, दलितों पर बढ़ रहे हैं, ओबीसी का जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान नीतिगत भी है और फिजिकली भी है। तो नरेंद्र मोदी आगे चल करके जाहिर तौर पर वो कब तक ब्रांड रहेंगे? अब जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के थोड़ा गोदी मीडिया भी मुझे लगता है कि नरम पड़ रहा है, और जो गोदी सेठ हैं, जिसे रवीश कुमार ने अभी नाम दिया है, वो अगर कांग्रेस पार्टी को लेकर के कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर हो रहा है। मीडिया पर भी हो रहा है, और कारपोरेट जगत में भी हो रहा है, जनता के बीच में तो हो ही रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर मोदी का ब्रांड कमजोर होता है, मैं अभी कतई नहीं कह रहा हूं कि कमजोर हो गया है, लेकिन अगर वो कमजोर पड़ता है, तो बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सेकंड लीडरशिप उनके यहां नहीं है। उन्होंने बाकी सबको मुनीम बना करके रखा हुआ है, ये हम सब जानते हैं, कोई कैमरे में भी नहीं आ सकता है। दूसरी तरफ जो विपक्ष का मसला है, विपक्ष में मुझे लगता है कि अभी भी दो ध्रुव हैं। अभी कांग्रेस धुरी बनने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी, और उसी में अखिलेश यादव। एक्चुअली अखिलेश यादव का जो बयान आया था, वो बयान इस वजह से आया था
कि वो केसीआर के संपर्क में है, वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में है, वो थोड़ा नीतीश कुमार के संपर्क में रहते हुए भी नहीं है एक तरह से। तो ये बयान उन्होंने वो उस गुट के वजह से दिया था, लेकिन बाद में संभवतः उन्होंने उस चीज को समझा होगा और नीतीश कुमार ने, हो सकता है कि वो बातचीत हुई हो, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया और वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जमीन पर क्या असर हो रहा है। वो कम से कम सुर्खियां बटोर रहे हैं, राहुल गांधी लोगों की सिंपैथी बटोर रहे हैं और लोगों की नजर में उनका एक लीडरशिप उनकी खड़ी हो रही है। मैं ये अभी कतई नहीं कह रहा हूं कि वो वोट में कितना तब्दील होगी, और उत्तर प्रदेश में तो कतई नहीं कहा जा सकता। बाकी और दूसरी जगहों पर राहुल गांधी का ये जो परफॉर्मेंस है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लाभदायक होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, जहां पे संगठन बेहद लचर है कांग्रेस पार्टी का और गुटबाजी इतनी है कि वहां एक दूसरे पर ही प्रहार तलवारबाजी वहीं होती रहती है। तो ये मुश्किलें हैं कांग्रेस पार्टी के सामने। हाँ, अगर वो अपना दुरुस्त करते हैं संगठन को, तो जो अखिलेश यादव के भीतर कश्मकश है, जो उन्होंने बोला, उसका एक कारण वो भी था, जिसकी तरफ इशारा किया शरद जी ने, कि मुस्लिम वोट का क्या होगा। लेकिन मुस्लिम हो या दलित हो, मुझे लगता है वो टैक्टिकल वोटिंग करेगा आने वाले दौर में भी। वो ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफा उसने जो अभी इस चुनाव में किया वो अब नहीं करेगा, कि केवल सपा के साथ चले जाना, उसकी वजह से नुकसान हुआ, वो ध्रुवीकरण हुआ सीधा इलेक्शन में, तो अब वो चीज नहीं होगी। और दलित पर अगर कुछ काम कर पाते हैं राहुल गांधी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती बेहद कमजोर हो चुकी हैं, माने खुद उन्होंने कमजोर किया है, उनको कमजोर करने वाला कोई नहीं है। और ये कहना बीजेपी की बी टीम, हाँ हो सकता है, डेफिनेटली हम वो नहीं जानते अंदर खाने की बात, लेकिन मायावती का जो नेचर है, वो जो जिद्दीपन है, वो उनको मुझे लगता है कि ये लेवल लगवाने के लिए मजबूर करता है। उनको लगता है कि नहीं, अखिलेश यादव को नहीं जीतना चाहिए, तो फिर हम कुछ भी कर जाएंगे। उनको प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव नजर आते, बीजेपी नजर नहीं आती, और इसी वजह से वो दलित वोट उधर गया, जहां क्योंकि जमीन पर सपा की जो छवि है दलितों में, वो थोड़ी दूसरी किस्म की है। अति पिछड़ी जातियों में भी एक अलग किस्म की छवि है। तो उस वजह से नुकसान हुआ अखिलेश यादव को, और अगर वो काम उन्होंने किया होता तो बेहतर होता। अब कांग्रेस पार्टी करते हुए थोड़ा सा दिख रही है। खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया, इधर ब्रजलाल खाबरी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अभी, आप लोग बहुत सीनियर पत्रकार हैं, अगर वो दिख रही हो तो मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूं। मुझे तो नहीं दिख रही है फिलहाल कि वो दलितों के बीच में क्या काम कर रहे हैं, क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं, और क्यों नहीं जा, अगर नहीं लेके जा रहे हैं तो क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जमीन ही तय करेगी 2024 का इलेक्शन। वो अलायंस के साथ आए या कांग्रेस पार्टी 2009 की तरह का कोई परफॉर्मेंस करे, ये उत्तर प्रदेश ही तय करेगा। अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष कमजोर होता है, तो आप कहीं से भी जीत करके आए, नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते, क्योंकि यहां कम से कम उनको आधे पर लाना बहुत जरूरी है। तो यहां पेशबंदी ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन अभी वो पैच फंसेगा अरविंद केजरीवाल, केसीआर और ममता बनर्जी वाला। अब इसमें किसी एक लीडर की जरूरत है, जो अभी प्रोफेसर सिंह साहब कह रहे थे आपातकाल के बाद के इलेक्शन के बारे में। उस समय एक धुरी बनी थी, लीडरशिप भी थी, एक सीनियर लीडरशिप थी कि जिसके नेतृत्व में लोगों ने स्वीकार किया आने का। इस समय की जो समस्या है विपक्ष की, कि एक तो राहुल गांधी की लीडरशिप में ये फिलहाल नहीं आना चाहते। अब आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। नीतीश कुमार और शरद पवार उस तरह से अभी दिख नहीं रहे हैं कि वो उनकी लीडरशिप में ये लोग तैयार होंगे, क्योंकि केसीआर और अरविंद केजरीवाल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर कोई सीनियर लीडरशिप उस तरह की आती है कि लोगों को, मतलब इन पार्टीज को अगर वो मना पाती है, तब तो कुछ प्री पोल अलायंस हो सकता है। अदरवाइज मैं संभावना इसकी नहीं देखता हूं। मुझे लगता है कि जो भी होगा वो पोस्ट पोल अलायंस होगा, और वो ज्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि जो स्थानीय छत्रप है उत्तर प्रदेश में, कैसे कांग्रेस, बीएसपी और सपा आएगी, क्या समझौता होगा, ये बड़ा मुश्किल है, और तीनों अलग अलग ध्रुव पर है। ऐसे ही बंगाल में क्या होगा, या दिल्ली में क्या केजरीवाल साथ आएंगे, उसकी संभावना तो कहीं नहीं दिखती है। एक बार की आपको सपा लगेगी कि कांग्रेस के साथ आ सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आ सकते हैं। उसी तरह से केसीआर की भी हठधर्मिता वो दिखाई पड़ती है।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व में ही उनको आना चाहिए, वो भी अपने अपने स्थानीय छत्रप हैं, उनको भी आदर देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, और वो उदारता भी बरतनी होगी। अगर आप बड़े भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश में होंगे या तेलंगाना में होंगे या बंगाल में होंगे तो बात बिगड़ जाएगी। वो आप कई और राज्यों में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पड़ला भारी इन इन दूसरे दलों का है जो क्षेत्रीय है। तो ये अगर सामंजस्य बनता है और कोई उसमें बीच की भूमिका अदा करता है, चाहे वो शरद पवार हो सकते हैं या नीतीश कुमार हो सकते हैं, तब तो बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिलहाल मुझे नहीं लगता। हाँ, जो आपका मूल सवाल था कि ब्रांड मोदी दरकना शुरू हो गया है। अब वो आप हम लोग इसमें ये कह सकते हैं गुजरात में इतना बड़ा इलेक्शन उन्होंने जीता, तो वो उसके दूसरे कारण है, वो हम सब जानते हैं केजरीवाल की क्या भूमिका थी और कांग्रेस ने वहां पे कैंपेन नहीं किया। लेकिन हिमाचल प्रदेश जहां उनका हिंदुत्व चल सकता था, जहां सवर्ण आबादी इतनी ज्यादा है, जहां मुस्लिम आबादी ना के बराबर है, अगर और कांग्रेस ने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था हिमाचल प्रदेश में, वहां पे अगर पब्लिक उनको मुद्दों पर हराती है तो इसका मतलब है कि ब्रांड मोदी हो, जहां पे मोदी जी मना रहे थे लोगों को कि भाई आपको चुनाव नहीं लड़ना है, हम आपको देखेंगे, उन्होंने कहा कि मुझे आप वोट करिए, किसी नेता को वोट मत करिए, तो इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश ने अस्वीकार कर दिया है उनके ब्रांड को। और आने वाले दौर में भी हम लोग ये देखेंगे कि ब्रांड मोदी जो झूठा और छल छद्म पर आधारित था, वो अब दरक रहा है। बस जी केवल इतना भर करना है कि जो विपक्ष है वो लोगों तक पहुंचे। निकम्मापन यहां दिखता है जी कि जी। वो विपक्ष नहीं पहुंच रहा है वहां। अब राहुल गांधी सड़क पर है, तो आज लोग कह भी रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी क्या काम कर रहे हैं। इसमें लोगों की गलती हम कभी नहीं मानते, लोगों को तो दिखेगा वो करेंगे। अब वो आईटी सेल नहीं पहुंचाएगा, वो नफरत भरे प्रचार कर रहा है, तो उन बेचारों का क्या दोष है? क्योंकि वो इतने अगर पढ़े लिखे होते तो वो राजनीति में नहीं होते, या वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे होते। जो आम जनता है तो वो 5 किलो पे अपना गुजारा कर रही है। प्रोफेसर रविकांत, आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लें। एक चीज मेरे मन में जो है, बार बार मुझे लग रहा है कि कर्नाटका बहुत क्रूशियल है विपक्ष के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। विपक्ष के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पे जेडीएस है। अब जेडीएस प्रीपोल अलायंस करती है, नहीं करती है, पोस्टपोन करती है, कैसे क्या जाती है, ये भी एक आने वाला समय को टेस्ट करेंगे। दूसरा, कांग्रेस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां से खड़गे जी का गृह प्रदेश है, और खड़गे जी को अगर अपना छाप छोड़नी, अच्छा खड़गे जी की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, इज मोर कॉन्फिडेंट, ज्यादा एग्रेसिव है। आप पार्लियामेंट में भी देखिए वो अब आक्रामक हैं, जो जनरली वो सीधे थे, वो धीरे धीरे बोलते थे, लेकिन अब वो आक्रामकता दिखाई दे रही है। तो आपको लगता है कि कर्नाटका इज भी बहुत एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है देश की राजनीति में? हाँ, निश्चित तौर पर। और कर्नाटक ही क्यों, इस साल तो 9 राज्यों के चुनाव हैं। अगर जम्मू कश्मीर में भी होता है तो फिर 10 राज्यों के चुनाव होंगे, और इनमें से अधिकांश राज्यों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, और कर्नाटक उसमें एक धुरी की तरह दिखाई पड़ रहा है, केंद्र में दिखाई पड़ रहा है। और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करती है, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करती है, तो कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ वो धुरी बन सकती है, जिसकी तरफ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर होने जा रहा है। और खड़गे साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो अपनी आयु है, और साथ ही साथ उनकी जो अपनी जातीय अस्मिता है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि वो जानबूझ करके उस एग्रेशन के साथ मोदी जी के सामने है। बीजेपी के और किसी लीडर पर वो प्रहार नहीं कर, क्योंकि मोदी ने अपने उस ब्रांड के साथ साथ जो जातिगत राजनीति की, वो सामाजिक न्याय की राजनीति करने का वो दिखा रहे थे कि भाई वो कर रहे हैं। मंडल पार्ट 2 की बात हो रही थी कि देखिए हमने कितने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए हैं। जब उन्होंने मेडिकल में आरक्षण को मजबूरी में दिया तो उसका भी श्रेय उन्होंने लेने की कोशिश की कि देखिए ओबीसी को हमने आरक्षण किया मेडिकल में। तो ये जो उन्होंने अपनी छवि बनाई, वो जो छवि है जो भारतीय समाज में, जिसकी तरफ इशारा किया सिंह साहब ने, बिल्कुल सही बात है कि बिना जाति के पॉलिटिक्स तो भारत में संभव ही नहीं है। और वो जो दलित जो पॉलिटिक्स है, जिसका वैक्यूम हुआ खास करके उत्तर भारत में, और अगर खड़गे साहब कर्नाटक जीतने के बाद एक उम्मीद बनेंगे यहाँ पर, और अभी उनकी सिर्फ आइडेंटिटी सामने आई है, वो लोगों के एक्सप्रेशन में शामिल नहीं हुए।
लेकिन अगर वहां कर्नाटक में खड़गे साहब माने कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो खड़गे साहब का और उभार होगा, और मुझे लगता है कि उसके बाद और भी ज्यादा वो हमलावर होंगे नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि सबको मिल करके नरेंद्र मोदी के उस ब्रांड को खत्म करना है। और अब कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटजी होगी कि खड़गे साहब को सामने लाया जाए। राहुल गांधी उस तरह से हमला नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मोदी जी पर हमला थोड़ा कम किया है, बल्कि वो अंबानी और अडानी पर हमले ज्यादा कर रहे हैं। और अब तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की बागडोर भी कहीं और है, ये काम खड़गे साहब कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की बहुत सोची समझी रणनीति है, और मुझे लगता है कि ये कारगर साबित हो सकती है। और अगर उसमें कर्नाटक कहीं वो जीतते हैं तो एक तो दक्षिण भारत में जहां जहां बीजेपी अपना प्रवेश द्वार उसने जो बनाया था वहां से वो कमजोर होगी, और फिर उसे वो मजबूर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव, माने उत्तर भारत में चुनाव लड़ने के लिए। और यहाँ जो अलायंस पहले हो या बाद में हो, लेकिन यहाँ जो अलायंस की संभावना बन रही है वो फिर घेराबंदी अच्छी खासी हो सकती है बीजेपी की। और यहाँ अगर उन्होंने कमजोर कर लिया तो ऑब्वियस है कि फिर नरेंद्र मोदी के लिए कोई रास्ता बचेगा नहीं। माने ये कहना थोड़ा आसान लग रहा है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं। हालांकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी के पास कोई चाल नहीं होगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी देखा कि कैसे रातों रात इलेक्शन बदला, और वो क्या गेम खेलेंगे ये हम लोग अभी अनुमान भी नहीं कर सकते। इसी का नाम नरेंद्र मोदी है कि उनके गेम के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या खेलेंगे, लेकिन खड़गे एक बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं।